हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल जियो एडुकेशन गुरु। तो मैं नीतू कुमारी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। इसके पहले मैं आपको जो है KVS TGT सोशल साइंस 2014 में जो एग्ज़ाम हुआ था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रही हूँ। तो इसमें मैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके पहले 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ गाइस, तो आप पहले उसको ज़रूर देखें क्योंकि उसमें सेशन A और C मैं करवा चुकी हूँ। आज मैं सेक्शन B करवा रही हूँ जिसमें आपका जो है ये 80 क्वेश्चंस रहते हैं। 30 क्वेश्चंस आपके जनरल अवेयरनेस से रहेंगे और 30 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग से रहेंगे और 20 क्वेश्चंस जो है टीचिंग एप्टीट्यूड से रहेगा। तो मैं रीजनिंग वाला आपको ऑप्शन बता दूंगी, आप उसको वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। और लेकिन अभी मैं आपको जो है ये जनरल अवेयरनेस और टीचिंग एप्टीट्यूड करवाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं गाइस। नेक्स्ट देखिए 40 पहले करवा चुकी हूँ। 41 में क्या है? अति चालकता भौतिक गुण है जिसको किससे संबंधित किया जाता है? अति चालकता को किसी पदार्थ को प्रावस्था परिवर्तन के बिना ठंडा करना, घर्षण के बिना तरल प्रवाह, ताप प्रतिरोध की हानि या विद्युत प्रतिरोध की हानि। तो किस में की जाती है? तो विद्युत प्रतिरोध की हानि में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिक की किस्म जो जैव निम्नीकरण और हाल ही में समाचारों में रही है, जो संघटक इसे बनाता है वह क्या है? तो गाइस इसका जो है कॉर्न स्टार्च जो है कॉर्न स्टार्च हो जाएगा। कॉर्न स्टार्च है। 1 ग्राम के भार में कितने डाइनर्स होते हैं? तो 1 ग्राम के भार में गाइस कितने होंगे बताइए, ट्राई करिए। बिल्कुल सही, 981 डायनर्स। यदि पृथ्वी और सूर्य में दोगुनी दूरी होती जितनी अब है, मानते हैं अभी मान लीजिए पृथ्वी और सूर्य में जितना दूरी है उसका दोगुना होता तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा लगाया गुरुत्वाकर्षणी बल क्या होता? बताइए गाइस, सोचिए क्या होता। हाँ, तो क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा D, जितना अब है उससे 1/4। नेक्स्ट है वह पहला भारतीय कौन था जिसका ब्रिटिश संसद में चयन किया गया था? तो वो पहला व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे जिनका ब्रिटिश संसद में स्वागत हुआ था। किस राजपूत वंश के अकबर ने आगे आत्मसमर्पण नहीं किया था? तो किस वंश का किया था गाइस? बिल्कुल प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश के जो थे वो अकबर के सामने नहीं झुके थे। कौन सी भाषा भारत की क्लासिकी भाषा नहीं है? तो जो हिंदी है वो भारत की क्लासिकी भाषा नहीं है। संस्कृत, तेलुगु और मलयालम जो है भारत की क्लासिकी भाषा है। नेक्स्ट है 48 काल प्रभावन के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जड़ा विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? जड़ा विज्ञान। उसके बाद है 49 किस भारतीय कलाकार ने संविधान की हस्तलिखी कॉपी को अलंकृत किया था? तो जो नंदलाल बोस थे उन्होंने संविधान के हस्तलिखित कॉपी को अलंकृत किया था। भारत के संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? तो जो है 2 बार किया गया था। किन्हें ब्रिटेन वुड्स ट्विंस का उपनाम दिया गया था? तो बोलिए गाइस, किसे किसे दिया गया था? WTO, IDA, IMF और हु और IBRD। तो बोल रहा है इसमें 1 और 4, 3 और 4, 2 और 4, 2 और 3। तो क्या हो जाएगा गाइस 51 का? तो इसमें बोल रहा है C 2 और 4 हो जाएगा। यानी IMF और हु WTO इनको क्या बोलते हैं, किन्हें ब्रिटोन वुड्स ट्विंस का उपनाम दिया गया था? तो IMF और हु को दिया गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 लोकप्रिय धारा यह किस संधि से संबंधित है? तो यह जो है
दहेज के लिए उत्पीड़न से संबंधित है। नेक्स्ट है 53, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP19 अथवा CMP9 नवंबर 2013 में कहाँ पे हुई थी? तो गाइस 53 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, वारसा में हुई थी। भारत में अनुमोदित शेयर बाजारों की संख्या जो है वो कितनी है? तो इसकी संख्या कितनी है गाइस? 24 है। कितनी है? 24। नेक्स्ट है, किस राज्य को रेलवे नेटवर्क में पहली बार लाया गया? तो जो है अरुणाचल प्रदेश को लाया गया पहली बार। 2013 के लिए शांति निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए आकांक्षित इंदिरा गांधी पुरस्कार के लिए हाल ही में किसका चयन किया गया? तो 56 का क्या हो जाएगा गाइस? बिल्कुल सही, सी हो जाएगा। 56 का एंजेला मर्केल को गांधी पुरस्कार से चयनित किया गया था। विक्टोरिया अजारेंका, जिसने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस महिला सिंगल पद 2012 जीता, कहाँ से है? तो ये जो हैं कहाँ से हैं? बेलारस से हैं, जिसको बेलारूस बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। सोनल मानसिंह नृत्य के किस रूप के लिए प्रसिद्ध है? तो सोनल मानसिंह जो है वो मणिपुरी के लिए प्रसिद्ध है। किस मीरा साहिब फातिमा बीबी किसके लिए पहली महिला के रूप में प्रतिष्ठित हुई थी? तो इसका क्या हो जाएगा गाइस? किसके लिए हुई थी? ऑप्शन देखते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए हुई थी, मीरा साहिब फातिमा बीबी। लोकसभा सीट के लिए अधिकतम मतदान खर्च भारत के निर्वाचन आयोग के सुझाव पर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बढ़ा दिया गया। तो कितना किया गया है बढ़ा के? तो 40 लाख से 70 लाख तक कर दिया गया है। कितना? 40 लाख से 70 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक स्वाधीनता सूचकांक के अनुसार देशों की रैंकिंग को कौन सी एजेंसी निर्धारित करती है? तो कौन सी एजेंसी करती है? तो हेरिटेज फाउंडेशन एंड वॉल स्ट्रीट जर्नल। कौन करती है? हेरिटेज फाउंडेशन एंड वॉल स्ट्रीट जर्नल करती है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ICC T20 विश्व कप 2014 में एक पाली में दौड़ों का उच्चतम व्यक्तिगत अंक क्या था? तो इसका क्या होगा गाइस? डी हो जाएगा, 116 था। राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? तो देखिए, राजकोषीय नीति जो है वो सरकार की आय और खर्च से संबंधित है। किस भारतीय राष्ट्रपति ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का हाल ही में रूप चित्र बनाया? तो 66 का क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। किसने किया था? जॉर्ज बुश ने। अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो सबसे बड़ी नाइजीरिया की है। YIM एंड एथेंस के लेखक कौन था? तो इनके लेखक 68 का क्या हो जाएगा? भगत सिंह थे। YIM एथेंस। हाल ही में स्थापित 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष 79 कौन थे? तो इसका हो जाएगा ए, अशोक कुमार माथुर। तो गाइज ये जो है ना 2014 का क्वेश्चन, तो ये उस समय का है। अभी प्रेजेंट के जो हैं तो आप उसको देख लेना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार परियोजना संपूर्ण देश में कब से आरंभ की गई थी? तो 70 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 70 का डी। इंग्लैंड का अटलांटिक सागर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार परियोजना संपूर्ण देश में कब लागू की गई थी? तो 1/4/2008 को लागू की गई थी। नेक्स्ट 71 का क्या है? 71 का इंग्लैंड का अटलांटिक सागर से वही संबंध है जो ग्रीनलैंड का उत्तरी ध्रुव सागर से है। तो गाइस कंप्लीट होता है। अब आप जो क्वेश्चंस रीजनिंग के आए थे वो देख सकते हैं। तो जैसे अब मैं क्वेश्चंस पढ़ देती हूँ और ऑप्शन बता देती हूँ।
हेलो गाइस, आप ना पॉज करके इसको देख लेना, नहीं तो अगर आप लोग कमेंट में लिखोगे कि इसको भी कराना है तो मैं इसको भी करा दूंगी। ठीक है, तो अभी जो है हम लोग जो 20 क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड का वो करेंगे। तो हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड में चलते हैं। देख लीजिए आप एक बार क्वेश्चन सब। ये देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन स्टार्ट हो गया यहाँ से 101 से। देखिए, अध्यापन का उद्देश्य कौन सा है? तो अध्यापन का उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थियों की चिंतन शक्ति को विकसित करना, पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी देना, विद्यार्थियों को नोट्स लिखवाना, विद्यार्थियों को परीक्षा पास करने के लिए तैयार करना। तो 101 का क्या हो जाएगा बताइए? नोट्स लिखाना होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, उसको तो आप पहले ही काट दो। तो इसका हो जाएगा विद्यार्थियों की चिंतन शक्ति को विकसित करना होता है। ठीक है, जब इस तरह का ऑप्शन रहे तो इसको पहले काट दिया करो। नेक्स्ट है, अध्यापन का स्मृति स्तर MLT के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमको इसमें क्या निकालना है, कौन सा सही नहीं है। तो जैसे स्मृति अध्यापन की आरंभिक अवस्था है तो ये सही है। सॉरी, ऊपर वाला। अध्यापन का स्मृति स्तर मुख्यतः प्रचलित सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाओं पर निर्भर करता है। तो क्या सही है? MLT में जानकारी के तथ्यों और अंशों को रटन कंठस्थकरण की आदत सम्मिलित है। MLT शिक्षार्थी को इस योग बनाता है कि वे सीखी सामग्री को याद रख सके और जरूरत पड़ने पर उसको दोबारा पढ़ने पर इसका दोहरा सके। तो अध्यापन का स्मृति स्तर, तो ये जो है दोनों सही है, लेकिन क्या हो जाएगा इसका? तब बी हो जाएगा गाइस। बी जो है वो क्या है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो बी जो है वो सही नहीं है। यानी अध्यापन का स्मृति स्तर मुख्यतः प्रचलित सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाओं पर निर्भर है, तो ये सही नहीं है। अब हम लोग चलेंगे 103 में। 103 में है अध्यापन के बोध स्तर ULT के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो अध्यापन का बोध स्तर को शॉर्ट फॉर्म ULT कहते हैं। तो कौन सा सही नहीं है गाइस? जैसे संस्कृति, पहला बोला ULT का मुख्य प्रस्तावक मॉरिसन है, तो ये सही है। यह स्मृति जमा अंतर्दृष्टि है क्योंकि यह सिर्फ तथ्यों के कंठस्थ तक सीमित प्रभुत्व पर केंद्रित होता है। यह सांस्कृतिक भौतिकवाद भी ULT का एक प्राथमिक निर्धारक कारक है, तो सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। यह विद्यार्थियों को बौद्धिक आचरण को विकसित करने में अधिकाधिक अवसर प्रदान करती है। तो गाइस इसमें जो है सी जो है इसका क्या हो जाएगा? सी होगा, यानी ये सी नहीं है, बाकी सभी सही है। यानी ULT का मुख्य प्रस्तावक मॉरिसन है। यह स्मृति जमा अंतर्दृष्टि है क्योंकि यह सिर्फ तथ्यों के कंठस्थकरण तक ही सीमित नहीं रहती, यह विषय के प्रभुत्व पर केंद्रित होती है और यह विद्यार्थियों को बौद्धिक आचरण को विकसित करने में अधिकाधिक अवसर प्रदान करती है। अध्यापन का विमर्श स्तर यानी RLT के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 104 का क्या हो जाएगा गाइज? 104 का डी जो है, यानी अध्यापन प्राथमिक स्थान ग्रहण करता है और विद्यार्थी सहायक स्थान ग्रहण करता है, ये सही नहीं है। लेकिन RLT का मुख्य प्रस्तावक अन्वेषण है, ये सही है। RLT का मुख्य प्रस्तावक अन्वेषण, यह समस्या केंद्रित अध्यापन है। यह विद्यार्थियों की समस्या के समाधान के लिए एक प्रकार का शोध उपागम अपनाना पड़ता है। नेक्स्ट है, ब्लूम और दूसरे लेखकों के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों का क्षेत्र अथवा प्रवर्ग कौन सा नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा? सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र जो है वो क्या होगा? नहीं है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे 106 में, लेक्चर विधि का फायदा कौन सा नहीं है? तो लेक्चर विधि का फायदा कौन सा नहीं है? यह किफ़ायती है क्योंकि यह कम समय में विशाल श्रोतागण को कवर कर सकती है। तो यह विद्यार्थियों में सामाजिक शक्ति को प्रोत्साहित करती है, तो ये सही नहीं है। लेकिन देखिए ये सही है, यह अधिक अधिगम को प्रोत्साहित करती है। इसमें उपलब्ध समय और साथ समान के अनुसार अनुकूल बनने की लचक होती है, बिल्कुल सही है। अब अध्यापन विधि
के रूप में टीवी तथा वीडियो प्रस्तुतिकरण का फायदा कौन सा नहीं है? 107 में वीडियो प्रस्तुतिकरण के द्वारा अनेक प्रसिद्ध व्यक्तियों और विशेषज्ञों को कक्षा में लाया जाता है। यह विधि विशेषतः वयस्क शिक्षार्थियों के लिए उपयोगी है। यह विद्यार्थियों में एक प्रकार के देशीयतावाद को प्रोत्साहित करती है। तो ये अनुकूल मतलब ये नहीं है, बोल रहा है सही नहीं है, तो ये वाला होगा। सचित्र लेक्चरों और प्रदर्शनों को स्लाइड और मॉडल और नमूनों इत्यादि जैसे अध्यापन एडज से संपूर्ण किया जाता है। यानी अध्यापन विधि के रूप में टीवी तथा वीडियो प्रस्तुतिकरण का फायदा कौन सा नहीं है? तो ये नहीं है, बाकी सब फायदा है। समूह अध्यापन विधि का फायदा कौन सा नहीं है? फायदा यानी कौन सही नहीं है? तो यह अधिक विद्यार्थियों को उत्तम अध्यापन वर्ग को साझा करने में सहायता करती है। इसका डी हो जाएगा। यह विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को प्रभावित करती है। तो ये सही नहीं है, लेकिन सही क्या है समूह अध्यापन विधि के बारे में? समूह अध्यापन यह अधिक विद्यार्थियों को उत्तम प्राध्यापक वर्ग को साझा करने में सहायता करती है। इसमें अध्यापन तकनीकों और युक्तियों का अधिकतम उपयोग सम्मिलित होता है। यह अध्यापन गुणता में सुधार लाती है। तो ये सही है, क्योंकि जब समूह में अगर अध्ययन होता है तो क्या होता है, हम लोग एक दूसरे के साथ अपना नॉलेज को शेयर करते हैं, तो इससे बढ़ेगा ही गाइस। तो इसलिए समूह अध्यापन विधि जो है वो उससे बहुत ज़्यादा हम लोगों को लाभ होता है। हम लोगों में प्रतियोगिता की भावना भी आती है। 109 नंबर क्वेश्चन, समूह परिचर्चा विधि का लाभ कौन सा नहीं है? तो यह विद्यार्थियों की वैचारिक भिन्नताओं को बराबर करती है। तो ये तो बिल्कुल 109 है, बिल्कुल सही नहीं है। जहाँ पर परिणामों और उद्देश्यों के बारे में निश्चितता होती है वहाँ पर इसकी व्यवस्था की जा सकती है। इस परिचर्चा को प्रशिक्षण द्वारा उचित अनुक्रम में निर्देशित किया जा सकता है। समूह को सामने प्रस्तुत किए गए विषय अथवा समस्या पर समूह में संचार और अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करती है। जहाँ पर परिचर्चा के लिए प्रस्तुत विषय किसी आरंभिक कथन से मुक्त होता है वहाँ यह अनियोजित भी की जा सकती है और इससे उत्पन्न परिचर्चा संपूर्ण स्वाभाविक होती है। तो यानी जो समूह परिचर्चा विधि का लाभ है वो उसमें बहुत लाभ है। समूह के सामने प्रस्तुत किए गए विषय तथा समस्या का बोल रहा है क्या? समूह में संचार और अंतःक्रिया होता है। अब देखिए वृत्त अध्ययन विधि का बोल रहा है लाभ कौन सा नहीं है? तो वृत्त अध्ययन विधि का कौन सा लाभ नहीं होगा गाइस इसमें? यह भागीदारी को समस्या का आलोचनात्मक विश्लेषण करने और तर्क संगत राय देने का अवसर प्रदान करती है। सही है। यह विद्यार्थियों में लिंग संवेदिता को प्रोत्साहित करती है। तो ये क्या है, कौन सा नहीं है? तो ये नहीं होगा। बी, यह निर्णय और समस्या समाधान की कुशलताओं को बढ़ाती है। सही है। यह सक्रिय भागीदारी को यकीन बनाती है और जो परिवर्तनकारी समाधान को प्रेरित करती है। ये भी सही है। मूल्यांकन का कार्य कौन सा नहीं है? प्रतिपुष्टि, अभिप्रेरण, वैचारिक शिक्षण या बेहतर निर्देशन। तो 111 का सी हो जाएगा। वैचारिक शिक्षण जो है वो मूल्यांकन का कार्य नहीं है, लेकिन प्रतिपुष्टि, अभिप्रेरणा और बेहतर निर्देशन ये तीनों हैं। वार्धा शिक्षा प्रणाली का प्रस्तावक किसे माना जाता है? तो ये महात्मा गांधी जी को माना जाता है गाइस, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा की किंडरगार्टन प्रणाली का मुख्य प्रस्तावक किसे माना जाता है? तो इसका फ्रोवेल हो जाएगा। प्रक्षिप्त विजुअल एड कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है गाइस? बोल रहा है स्लाइडे, बार चार्ट, हाथ में पकड़ा प्रोजेक्टर। तो स्लाइडे जो है ना, बार चार्ट जो है वो नहीं है, लेकिन स्लाइडे, हाथ में पकड़ा प्रोजेक्टर और वीडियो प्रोजेक्टर ये है। उसके बाद है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चर कौन सा है? विद्यार्थी, संस्था, अध्यापक या माता पिता। तो इसमें स्वतंत्र चर अध्यापक जो है वो एक स्वतंत्र चर है। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर क्या है?
संश्लेषण, विश्लेषण, व्यापक या मूल्यांकन। तो मूल्यांकन जो है वो सबसे ऊंचा स्तर है। नेक्स्ट है 117, प्रभावकारी अध्यापक बनने का न्यूनतम अवसर किसका है। तो गाइज इसमें जो हो ना, जिसकी अध्यापन में कोई रुचि नहीं है उसका हो जाएगा। तो गाइस 117 नंबर का जैसे कि है, प्रभावकारी अध्यापन बनने का न्यूनतम अवसर किसका है। तो जिसका अध्यापन में कोई रुचि नहीं, जो कठोर अनुशासक है, जो अध्यापन की अपेक्षा करता है, या जो अपना विषय बहुत अच्छी तरह से जानता है। तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? प्रभावकारी अध्यापक बनने का न्यूनतम अवसर किसका है? ऑब्वियसली जिसका अध्यापन में कोई रुचि नहीं है। 118, पुस्तकें संचार का सशक्त स्रोत हो सकती है, बशर्ते क्या होना चाहिए? बशर्ते कि विषय वस्तु निर्देशी हो। अच्छा अध्यापन बढ़िया रूप में किस द्वारा प्रतिबिंबित होता है। तो 119 नंबर का क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए अर्थपूर्ण प्रश्न जो है वो होगा। नेक्स्ट है, सूचना को ढूंढना, मूल्यांकन करना और प्रभावकारी ढंग से उपयोग करना एक महत्वपूर्ण विशेषक है, जिसे कहते हैं क्या कहते हैं? आलोचनात्मक चिंतन, सूचना साक्षरता, विभेदों की संख्या या चयनात्मक ध्यान। तो 120 का क्या हो जाएगा गाइस? डी हो जाएगा, चयनात्मक ध्यान। तो थैंक यू गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब और ज़रूर कर दें और बेल आइकन दबा दें। थैंक यू पूरा वीडियो वॉच करने के